जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में नव पाषाण काल को कर लिया था। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ यानी बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं। जो पाषाण काल है इसमें हम 3 भाग करा चुके हैं और ये पाषाण काल का आखिरी है, यानी ताम्र पाषाण काल ये आखिरी पाषाण काल का भाग है। तो इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं, जैसे कि इसमें मूर्ति का निर्माण हो शुरू हो गया था। वो कौन सी मूर्ति है अभी हम आपको बताते हैं। और इसी में बहुत सारी फसल को भी उगाया गया। वो कौन कौन सी फसलें हैं उसको भी हम बताएंगे। और इसी में कुछ उनके कल्चर थे, उनकी संस्कृतियां थी, कौन कौन सी संस्कृतियां थी उनको बताएंगे। और ये पाषाण काल यानी ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलो शुरू से लेकर के लास्ट तक बन रहिएगा, देखेंगे। और साथ में आप सबको नोट भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चा। तो आपको भी हेडिंग डालना है नोट में, ताम्र पाषाण काल। क्या डालना है? ताम्र पाषाण काल। डालो हेडिंग ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल, तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट, पाषाण काल का वह कालखंड पाषाण काल का वह कालखंड जहां पर तांबे के साथ साथ परस्पर उपकरणों का भी उपयोग हो रहा था, उससे ही हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। तो ध्यान देना, ताम्र पाषाण काल का वह कालखंड जहां पर तांबे के साथ साथ, तांबा क्या है? एक धातु है, ध्यान देना। तांबे के साथ साथ, तांबा क्या है एक बार ध्यान देना, ये धातु है। क्या है? धातु। तो तांबे के साथ साथ परस्तर उपकरण, हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में भी कि परस्तर उपकरण क्या होता है। तो परस्तर उपकरण का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी के बर्तन रहते हैं, जो मिट्टी के उपकरण बने रहते हैं, उसे हम परस्तर उपकरण कहते हैं। तो यानी कि मिट्टी के उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग में लिया करते थे। किस कालखंड में? तो ताम्र पाषाण काल में। देखो नाम है क्या है? ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। समझेगा? तो यानी कि तांबे का युग है ना। तो पाषाण काल का वह कालखंड जहां पर तांबे के साथ साथ परस्तर उपकरणों का भी क्या मिलता है? हमें साक्ष्य मिलता है। दूसरी बात यह है इसमें कि सबसे पहले भारत में तांबे धातु, सबसे पहले भारतीय इतिहास में तांबे धातु का ही प्रयोग हुआ है। समझे ना? मानव ने सबसे पहले किया था। इसमें लिखना क्या है? सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में तांबे धातु का उपयोग हुआ था। समझ गए ना?
यानी कि भारत में सबसे पहला कोई धातु अगर उपयोग में लाया गया था तो वो क्या था, वो था तांबा, तांबा धातु। तांबा धातु कब उपयोग में लाया गया था, ताम्र पाषाण काल में लाया गया था, समझ गए। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल के कौन कौन से प्रमुख स्थल है, आखिर कहाँ कहाँ से हमें ये ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य में मिले हैं, आखिर समझ गए ना। तो लिखना है, अब हेडिंग यहाँ पर रहेगी ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल, समझ गए। तो ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में हम जानने वाले हैं कि हमें कहाँ कहाँ से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, समझ गए। तो देखिए, तो पहला जुटने का आ जाएगा स्थल, पहला स्थल, जो पहला स्थल है वो क्या है, वो है पूरब दक्षिण राजस्थान, समझ गए ना, यानी पूरब दक्षिण राजस्थान, पूर्व दक्षिण राजस्थान। पूरब दक्षिण राजस्थान में एक जनजाति रहती है, एक संस्कृति रहती है, जनजाति नहीं कहेंगे, उस संस्कृति कहेंगे। वहां पर एक संस्कृति पाई जाती है, संस्कृति के लोग, यानी कि जहां पर अलग संस्कृति है ना, तो उस संस्कृति का नाम क्या है, आहट, आहट संस्कृति। जहां पर संस्कृति पाई जाती है आहट, वो दो स्थान पाई जाती है। जो आहट संस्कृति है ये पूर्वी दक्षिणी पूर्व दक्षिण राजस्थान में ये जो आहट संस्कृति है ये दो स्थान पर, ये एक आहट जगह है वहां पर पाई जाती है, और अगला है गिलुंड, गिलुंड ये भी एक जगह है यहाँ पर पाई जाती है। तो यहीं से हमें, यानी आहट जगह और गिलुंड स्थान से ही हमें क्या मिला है, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, समझ गए। और अगला जो है दूसरा, दूसरा जो इसमें आएगा वो क्या है, वो है मालवा का क्षेत्र। अब कहोगे ये मालवा का क्षेत्र क्या है, तो सबर रखो, सब बताएंगे। देखो मालवा लिखना है, लिखते चलो, मालवा का क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र मतलब होता है, ये जो क्षेत्र है ना मालवा का क्षेत्र, ये कहाँ पर है, ये है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है उसे हम मालवा का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ कर लेंगे मालवा का क्षेत्र, ब्रैकेट में यहाँ कर लो मालवा क्षेत्र है, ब्रैकेट में कर लो पश्चिमी, पश्चिमी, अरे ठीक है, पश्चिमी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, समझ गए। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कौन सा स्थान है फिर, तो यहाँ पर भी दो स्थान है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी दो स्थान है। वो कौन कौन से हैं, जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ पर दो स्थान है, समझे ना। वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखो मालवा क्षेत्र जो है यहाँ पर दो स्थान है, कायथा और अगला है एरण, दो स्थान, कायथा और एरण, ये जो दो स्थान है यहाँ से भी हमें ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले। ध्यान देना ये स्थान है, यहाँ पर लिख दो, नहीं तुम लोग कहोगे ना यहाँ ये क्या है फिर, स्थल, स्थल ये ना, ये स्थल है जो स्थल। तो जो यहाँ पर आहड़ और गिलुंड है ये पूर्वी दक्षिणी राजस्थान में है, और जो कायथा और एरण है ये मालवा के क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, समझ गए। और अगला तीसरा, तीन जगह से हमें मिला है, तो अगला जो है ये हमें महाराष्ट्र के क्षेत्र से भी कुछ मिले हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र कौन कौन सा है फिर, महाराष्ट्र का क्षेत्र जहां से हमें ताम्र पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है पहला
इसमें चार आते हैं समझे। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ऐसे ना यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसमें का पहला, वो है इनाम गांव। पहला क्या है? इनाम गांव, इनाम गांव। और जो दूसरा है वो है सोनगांव। कौन सा है? सोनगांव। और जो अगला है, अगर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो बस सुन लेना ऐसे, समझे ना। तो ये रहेगा चंदौली, ध्यान देना। अगर ये दिखाई दे रहा है तब ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा है? चंदौली। और एक है इनाम गांव, सोनगांव, और एक है दैमाबाद, दैमाबाद। ये दोनों दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? ये भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार फिर बता दे रहे हैं। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इसमें इनाम गांव है पहला, दूसरा सोनगांव, तीसरा दैमाबाद, चौथा चंदौली। ये चार स्थान है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जहां से हमें ताम्रपाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है, समझ गए। इसको एक बार नोट कर लो और फिर हम दिखाते हैं इसकी विशेषता क्या है कि ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या है, इसको हम भी देखने वाले हैं। तो अब हेड डालो ताम्रपाषाण काल की विशेषता। ताम्रपाषाण काल की विशेषता, विशेषता। तो ताम्रपाषाण काल की विशेषता कौन कौन सी है इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, पहली विशेषता जो ताम्रपाषाण काल की है कि ताम्रपाषाण काल में जो समाज था वो एक ग्रामीण समाज था, समझे ना। यानी कि शहर विकसित नहीं हुए इसमें, ना तो कोई नगर विकसित हुआ था। तो जो उसमें की जो संस्कृति थी, जो संस्कृति थी, जो समाज था वो कैसा था? ग्रामीण था। तो इसमें का पहला पॉइंट लिखो, ग्रामीण संस्कृति। यहाँ की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी, समझ गए। यहाँ की संस्कृति कैसी थी? तो वो ग्रामीण थी, समझे। ठीक है, अब अगली बात आती है कि यहाँ पर का जो जो लोग थे वो किस पर निर्भर थे कि, यानी कि अगर लोग अगर रहेंगे किसी एक स्थान पर, कोई संस्कृति बना लेंगे तो वो कुछ खाए पिएंगे, अगर वो कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे, वो किस पर निर्भर थे फिर? तो जो ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे यानी जो मानव था वो खेती पर निर्भर था, वो कृषि, उसका जीवन का जो आजीविका था ना, जो उसका चल रहा था जीवन, वो क्या था? खेती, कृषि, कृषि वो करता था और वो उसी से अपना जीवन यापन करता था। तो आजीविका का साधन क्या था? तो वो कृषि थी, आजीविका, आजीविका का साधन क्या था? कृषि था। कब? ताम्रपाषाण काल में, समझ गए। कब था? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, अब अगला, आखिर कृषि में क्या होता था उनके पास? वो कृषि कर रहे हैं तो वो कृषि में क्या करते थे फिर? तो सबसे पहले कृषि में जौ फसल उगाए थे, सॉरी, हाँ जौ ये फसल है। यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम कृषि में जौ फसल उगाए, समझे ना। तो सबसे पहले किस चीज की वो खेती की थी? तो जौ की, समझे ना।
लेकिन ध्यान देना, ये जो जौ फसल है, ये जो उगाया गया था, ये नवपाषाण काल में, ये नवपाषाण काल, समझे ना भैया। सबसे पहले जो जौ फसल की खेती की गई थी तो वो नवपाषाण काल में। यहाँ पर इसको ऐसे नहीं कर देना कि सबसे पहले जो फसल की जो वो हुआ था वो ताम्रपाषाण काल में हुआ था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो फसल खेती कब हुई थी तो नवपाषाण काल में हुई थी। लेकिन इसमें कुछ और चीज जुड़ी, वो क्या थी, वो क्या था जो यहाँ पर जुड़ा, तो वो था गेहूं और रागी। गेहूं प्लस रागी, समझे ना। ये भी क्या हो गई, मुख्य। अभी तक ये नवपाषाण काल में क्या था, तो इनका मुख्य फसल क्या था, वो था जौ। लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या हो गया, तो जौ के साथ साथ रागी और गेहूं, ये दोनों फसल भी उगाना शुरू कर दिए थे। समझ गए ना। तो जो इस समय के जो मानव था ताम्रपाषाण काल का, वो जौ तो पहले से उगा रहा था, क्योंकि जौ की शुरुआत तो वो नवपाषाण काल में किया था। तो जो फसल तो उगा रहा था, उसके साथ साथ ताम्रपाषाण काल जब आया तब वो क्या किया, गेहूं भी उगाना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ रागी, रागी को भी उगाना शुरू कर दिया था। समझ गए। और जो अगला है, अगर ये कुछ ऐसा करेगा, यानी कि वो कृषि कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, है ना। तो क्या है कि जो मानव था, इसने पशुपालन शुरू कर दिया था, यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया, है ना। तो पशु पालन, तो ध्यान देना, सबसे पहले पशुपालन शुरुआत किस काल में हुई, ताम्रपाषाण काल में। समझ गए। लेकिन वो, अब एक बात होती है कि जो पशु पालते थे वो कौन सा पशु, शेर चीता तो नहीं पालते थे, है ना। तो यहाँ पर ये पालते थे गाय, गाय भैंस, भैंस भेड़ और बकरी, इन सभी चीजों को पालते थे। समझ गए ना। जो उस समय का इंसान था वो गाय पालता था, भैंस पालता था, बकरी और भेड़ और बकरी, इन सभी जानवरों को वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फायदे के लिए वो इन सबको पालता था। समझ गए। और इस समय का मानव था चतुर था, उसने क्या किया, हस्तकरघा उद्योग भी शुरू कर दिया था, यानी हाथों से बनने वाले उपकरण को वो शुरू कर दिया था। हस्त 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 करघा उद्योग, हस्तकरघा उद्योग जो है, इसमें क्या था, ये बर्तन बनाता था। समझे ना? क्या बनाता था, बर्तन। हस्तकरघा उद्योग से इसने क्या किया, बर्तन बनाया। लेकिन बर्तन भी दो प्रकार के, क्योंकि देखो शुरू में लिखे थे ना आप कि ताम्रपाषाण काल में क्या होता है, परस्तर उपकरण के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग हो रहा था, यानी कि मिट्टी के बर्तन तो पहले से बनते हुए चले आ रहे थे, है ना। हम लोग देखे थे, नवपाषाण काल में देखे थे, मध्यपाषाण काल में देखे थे कि मिट्टी के बर्तन तो बना रहे थे। लेकिन ताम्रपाषाण काल में तांबे का भी उपयोग होने लगा था, यानी कि जो बर्तन बनेगा तो वो बनेगा पहला तो मिट्टी का,
है ना, क्योंकि मिट्टी के तो बर्तन बहुत देर चल रहा था। मिट्टी का बर्तन प्लस और ताम्र का पाषाण काल में तांबे का भी बर्तन बनने लगा, समझ गए, तांबे का बर्तन, समझ गए। तो क्या होता है, जो हस्तकार का उद्योग था इसमें बर्तन बनाए जाते थे। किस प्रकार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और प्लस तांबे के बर्तन, ये दोनों बर्तन बनाए जाते थे, समझ गए। चलो अब अगला है, जो मानव था ये आस्था में भी विश्वास रखता था, यानी कि देवी देवता को भी ये मानता था। तो ये मूर्ति भी बनाता था, ये समझिए ना, यानी कि मूर्ति का भी निर्माण इसने किया, समझिए कि ये मूर्ति बनाने लगा, यानी मूर्ति निर्माण, समझ गए। अब वो मूर्ति किस चीज की थी, ये चीज इंटरेस्टिंग है। अभी हम आपसे क्वेश्चन किए थे, बताया भी थे कि मूर्ति भी बनाया, तो मूर्ति किस चीज की थी, तो मूर्ति थी मातृ देवी की मूर्ति, समझिए ना, किस चीज की, मातृ, मातृ, मातृ यस, हाँ देवी, मातृ देवी की मूर्ति बनाता था, समझ गए। जो मूर्ति निर्माण था वो किस चीज की मूर्ति बनाते थे वो, तो वो मातृ देवी की, मातृ, मातृ ऐसे होगा, मातृ देवी, देना मातृ देवी की, समझ गए। और जो इस समय के जो मानव थे वो क्या कर रहे थे, उनके जो घर हुआ करते थे वो कच्चे मिट्टी के थे, और मिट्टी के थे तो उसके साथ साथ वो जो बांस होता है, बल्ली होती है, घास फूस, इन सब का इस्तेमाल करके वो अपने घर का निर्माण करते थे, यानी घर को बनाते थे वो। इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, इस समय का मानव, इस समय का मानव घर, मानव के घर कच्चे, कच्चे होते थे, कच्चे होते थे, और कच्चे होते थे, उनको बनाने के लिए, उनको बनाने के लिए घास फूस, बांस, बल्ली का उपयोग करते थे, यानी कि जो उस समय का मानव था वो अपने घर को बनाने के लिए घास का उपयोग, फूस, बांस, बल्ली, इन सभी चीज का उपयोग करके वो अपने घर का निर्माण करता था। और प्लस इनकी एक बात और थी कि जो इनके घर थे वो ऐसे नहीं जैसे आज के जमाने रहता ना ऐसे चार कोण का, ऐसा नहीं, उस समय के जो घर हुआ करते थे वो गोल, और कैसे थे वो आयताकार थे। वैसे आयताकार आज के जमाने में भी होता है, लेकिन गोलाकार बहुत कम होता है। तो उस समय के जो घर हुआ करते थे वो आयताकार और गोलाकार दोनों प्रकार के हुआ करते थे। तो घर जो इनके थे, घर आयताकार, आयताकार और गोलाकार कैसे हुआ करते थे, तो वो गोलाकार होते थे, समझ गए। यानी कि जो ताम्र पाषाण काल के जो मानव था उनके घर कैसे थे, तो वो आयताकार थे और गोलाकार दोनों प्रकार के थे। और उस समय के जो लोग थे वो आस्था में विश्वास रखते थे, है ना। किस देवी की मूर्ति, कौन सी देवी थी जिनकी वो पूजा करते थे, वो थी मातृ देवी। तो
यानी कि कोई ऐसी आस्था थी, तो उनकी क्या है, कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होंगी कि हाँ ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसी इनकी कुछ एक मान्यता थी। वो क्या थी, इसमें लिखना है, इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है इनकी इनकी अपनी एक मान्यता थी। अब वो मान्यता कौन सी थी, मान्यता नहीं लिखनी यहाँ पर, धार्मिक मान्यता लिखनी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो धार्मिक मान्यता थी, ऐसे नॉर्मल नहीं था कि ऐसे कोई मान लिया। तो वो धार्मिक लिख लो यहाँ पर, धार्मिक मान्यता थी, धर्म जुड़ा था वो मान्यता। अब वो कौन सी धार्मिक मान्यता थी, तो इनका मानना था, इस समय के जो लोग थे उनका मानना था कि जो मृत व्यक्ति है उसको आंगन में ही दफनाया जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, समझे ना। तो क्या है कि जो धार्मिक इनकी मान्यता थी वो क्या थी, जो मृत व्यक्ति है उसको कहाँ पर दफनाया जाए, उसको अपने घर के आंगन में ही दफनाया जाए, समझे ना। तो घर के आंगन में दफनाने की मान्यता, समझे ना। तो जो धार्मिक इनकी मान्यता थी वो क्या थी, तो वो घर के आंगन में दफनाते थे। इनकी मान्यता ये थी कि हाँ अगर किसी व्यक्ति कोई ऐसा जिनकी मृत्यु हो गई है उसको अगर अपने आंगन में दफनाएंगे तो क्या होगी, वो हमारे घर की रक्षा करेंगे, यानी कि वो कहीं पर जाते रहेंगे, समझे। वो हमारे घर की रक्षा करेंगे, चारों ओर हमारे रहेंगे, कोई किसी चीज को आने नहीं देंगे हमारे आसपास, समझे ना। उस समय के जो लोग थे उनका यही मानना था कि अगर अपने घर के आंगन में दफनाएंगे तो वो अपने घर में ही रहेंगे, समझे। वो कहीं और नहीं जाएंगे, तो वो कहीं और नहीं जाएंगे तो घर में रहेंगे, तो घर की वो क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, वो किसी जानवर से, किसी किसी भी चीज से, समझे ना? तो उनकी ये मान्यता थी, समझ गए। और इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे हम कि जो नौपाषाण काल का था, है ना, उसमें हम लोग देखे थे कि क्या था, कोई आदमी मर जाए उसको उस आदमी के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी जिक्र था, है ना, दफनाते थे उसमें लोग, कब, नौपाषाण काल में। तो ऐसे ही इसमें क्या था, घर के आंगन में व्यक्ति को दफनाओ तो हमारे घर की रक्षा करेगा, ये मान्यता थी इस समय की, समझ गए। तो अब यहीं पर हमारा ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है। ताम्रपाषाण काल क्या है और इसमें क्या क्या है, इसके स्थान कहाँ कहाँ पर मिले हमें, ये रहे स्थान पूरा, समझे। और इसकी विशेषता क्या है इसको भी लिखवा दिए। आई होप आप सभी लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो एक बार मैं पीछे हट जा रहा हूँ, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लो या फिर रोक कर लिख लो, ठीक। तो यहीं पर हमारा ये ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है। अब कल से चलेगा आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो चलो अब कल वाली वीडियो में मिलेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, एक कहानी बनना शुरू होगी, क्योंकि अब यहाँ से सभ्यता शुरू हो गई है, यानी संस्कृति बनी है। अब इसके बाद सभ्यता बनेगी। अब जो हड़प्पा सभ्यता आएगी इसमें एक सभ्यता रहेगी और ये नवी सभ्यता रहेगी, समझे ना, यानी इससे ऊपर उठ चुके होंगे। और हाँ एक चीज मिलता है आपको, ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है यानी समय चक्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एक ही लिख लो, नोट कर लेना इसको। वो है 4000 बीसी। बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर के 700 बीसी तक, समझ गए।
यानी 4000 बीसी से लेकर के 700 बीसी का जो पीरियड है, जो समय काल है, वो क्या है, वही है ताम्रपाषाण काल। समझ गए? और ये बीसी मतलब बताया ना, बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को हम बीसी कहते हैं। समझे? और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। समझे? यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी। समझ गए? तो बस आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं इसको। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।